हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 2, जो कि आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का है। ठीक है, 100 मार्क्स का आता है। और इसमें आपका कॉर्पोरेट लॉ टोटल 70 का और 30 मार्क्स का अदर लॉ होता है। ठीक है ना बेटा? तो अभी हमने स्टार्ट किया है कॉर्पोरेट लॉ में चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जिसको जो है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो हमने इसके बारे में और उससे रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने आपको एमओए पढ़ाया था सेक्शन 4, एओए पढ़ाया था सेक्शन 5। ठीक है ना? फिर उसके आगे हमने पढ़ाया आपको भाई सेक्शन 5 के बाद पढ़ाया था, हाँ, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, ये दोनों। ठीक। अब हम क्या बात करेंगे? एक्ट टू ओवरराइड एमओए एंड एओए। ठीक है ना? मतलब क्या है इसका? ध्यान से देखो, सेक्शन 6 जो आपका ये है। ठीक है ना? हमने एमओए को पढ़ा। एमओए क्या है? सेक्शन 4। एओए क्या है? सेक्शन 5। ओके, ये सेक्शन 5, सेक्शन क्या है? 4 है। ये सेक्शन 5 है। अब देखो, आ गया तुम्हारा एमओए एओए का ओवरराइड करता है, तो कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? ओवरराइड टू एमओए एओए। ठीक है ना? अब ओवरराइड का मतलब क्या होता है ये समझो। मतलब कि आपके एमओए एक डॉक्यूमेंट्स है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है भाई? सारे के सारे क्लॉजेस लिखे हुए होते हैं। ठीक है ना? अगर एमओ एओए होता है, ये इसके अंदर क्या लिखा होता है? मतलब कंपनी के भाई इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में एओए बताता है। ठीक है ना? अगर आप भाई रूल्स के बाहर जा करके काम करते हो तो उसे बोलते हैं ओवरराइड करना। ठीक है ना? एक्ट टू ओवरराइड। जो एमओए के अंदर लिखा है उसके बाहर जा करके अगर काम करते हो तो ये ओवरराइड हो गया। ठीक है ना? अब आगे देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन एमओए, मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी, आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, एनी एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय इट, आर एनी रेजुलेशन पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग आर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब कि एमओए एओए दो डॉक्यूमेंट तो है ही है। जो इसमें लिखा हुआ है उसको ओवरराइड करना, मतलब कह रहा है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव ओवरराइड इफेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड। ओवरराइड के प्रोविजंस के इफेक्ट इसमें कंटेन किए गए हैं इस सेक्शन में। ठीक है ना? अब ओवरराइड क्या क्या कर सकते हो भाई? आपका एमओए के जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीजें क्लास वगैरह बताया गया एओए में, रूल्स एंड रेगुलेशन, और यदि कोई आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट किया है, एनी एग्रीमेंट, ठीक है ना बेटा? तो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर दिया। अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप नहीं कर रहे हो, तब भी आप ओवरराइड कर रहे हो। ओके। या फिर आपने जनरल मीटिंग किया और वहां से कोई रेजुल्यूशन पास किया। ठीक है ना? इन जनरल मीटिंग आपने क्या पास कराया? या एसआर पास कराया होगा या फिर ऑर्डिनरी रेजुल्यूशन पास कराया होगा। ठीक है ना? जो भी आपके जनरल मीटिंग में पास हुआ है उसको ओवरराइड, मतलब जो कहा गया कि मान लो सपोज कंपनी के मेंबर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हमें करना है। उसके लिए भाई ऑर्डिनरी रेजुलेशन 50% से ज्यादा लोगों ने क्या कह दिया? हाँ कर दिया। ठीक है ना? अब आप क्या कर रहे हो भाई? ओआर पास हो गया आपका। अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपको करना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, ओवर राइड कर रहे हो। मतलब कि ओआर एसआर पास होने के बाद आप, या तो अगर नहीं पास होता, ठीक है ना, फिर भी आप करते उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो भी ओवरराइड माना जाता। मतलब लोग तैयार हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आप नहीं कर रहे हो तब भी ओवरराइड, और लोग नहीं तैयार हैं आप कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, तो भी ओवरराइड। ठीक है ना? तो ये है। अब आगे उसके बाद आपका क्या दे रखा है अभी? अगर आपके बोर्ड मीटिंग में कोई भी प्रकार का भाई रेजुलेशन पास किया गया है, तो उस
एक और उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है भाई, इससे बाहर जा करके कोई काम नहीं करना है। वेदर द सेम बी रजिस्टर्ड एग्जीक्यूटेड आर पास्ड एज द केस में बी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, any provision contained in the memorandum, article, agreement or resolution to the extent in conflict to the provisions of this of the act shall be void। मतलब कि आपने मेमोरेंडम एमओए के बाहर जा करके कोई काम करते हो, एओए के बाहर जा करके काम करते हो, या फिर जो भी एग्रीमेंट किया गया है या एसआर या ओआर जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग में पास किया गया है कुछ भी, तो इसके बाहर अगर आप जा करके कोई भी काम करते हो तो उसे बोलते हैं ओवरराइड। ओवरराइड अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एक, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना। चलो देखो, यही लिखा हुआ है बेटा, ये वेदर द सेम बी रजिस्टर आर पास्ड, ठीक है, इन जनरल मीटिंग, सॉरी, पास्ड एज द केस में बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एनी प्रोविजंस contained in the memorandum and article and agreement resolution to the extent conflict to the provisions of the act, वो क्या हो जाएगा आपका, void हो जाएगा। ओके, आप क्या करते हो उस प्रोविजन भाई, आर्टिकल या फिर एमओए या एग्रीमेंट के अंदर जो चीज जो प्रोविजन कंटेन किया गया है उसे आप क्या कर रहे हो, स्टेंट इन कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, तो वो प्रोविजंस क्या करने के, कॉन्फ्लिक्ट करने के एक्ट में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ओके, समझ में आया। चलो एग्जाम्पल नेक्स्ट दे रखा है, सेक्शन 123 declares that no dividend shall be paid by a company except out of profit। The force of this section cannot be वो undone by any provisions in the article of association, because the articles cannot sanction something which is forbidden by the act, even still is attempt, then shall be void। देखो बेटा, मतलब जो भी चीज अगर आर्टिकल के द्वारा सैंक्शन नहीं किया गया है, ठीक है, अगर आप फिर भी उसे करते हो तो वो क्या हो जाएगा, एक्ट वॉइड हो जाएगा। ओके, चलो तो अब आगे के एग्जाम्पल्स को एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल होमवर्क में आपका रहेगा। चलो अब आगे आपका इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। चलो आगे क्या है, सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। सबसेक्शन 1 to section 10 aim to impart contractual force to the memorandum and articles it provide when the memorandum and articles got registered। मतलब आप जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तब आपका दो डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, एक एमओए एक ओए, ठीक है ना, एओए। ये दोनों को आपको क्या कराना होता है, रजिस्टर कराना होता है। यदि आपके ये दोनों भाई डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, इट शैल बी बाइंड द। तो अब आपको ये भाई डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है भाई, इसे क्या करना होगा, बाइंड कर देगा। ये कंपनी के कोई भी काम करना है तो एमओए एओए के अकॉर्डिंग ही करना है, इससे बाहर जा करके आप नहीं काम करोगे। वो होगा चाहे मेंबर टू द कंपनी, कंपनी टू द मेंबर, member to the member, to observe all the provisions of the memorandum and article as signatory thereof। ओके, मतलब कहने का क्या है, आपका ये जो सेक्शन 10 है वो क्या कह रहा है बेटा, कि इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कब आता है, जब आप कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तब आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एमओए एओए ड्रॉप तैयार करके इसे क्या किया जाता है, सबमिट किया जाता है रजिस्टर्ड कराने के लिए कंपनी को। जब आप सबमिट कर देते हैं, सारा सब कुछ करेक्ट लगता है आरओसी को,
तो ये क्या हो जाता है भाई, आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो ये इफेक्ट डालते हैं कि अब आपके आर्टिकल एंड जो एमओए है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है, चाहे वो कंपनी का मेंबर हो। मतलब कि मेंबर आप नीचे लिखा है देखो, मेंबर टू द कंपनी हो, या फिर कंपनी टू द मेंबर हो, या फिर मेंबर टू द मेंबर हो। तो आपको ऑब्जर्व all the provisions of the memorandum and articles are signatory thereof. Okay. अब member to the company, भाई द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एक एग्जाम्पल दे रहा है मेंबर टू द कंपनी का, फिर एक एग्जाम्पल दे दिया कंपनी टू द मेंबर का, फिर आगे एग्जाम्पल होगा एक मेंबर टू द मेंबर। ठीक है। अगर आप इसे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम एक बार इसको पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या कह रहा है, मेंबर टू द कंपनी, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्टील एंड ब्रॉड एंड कंपनी लिमिटेड कंटेन क्लॉजेस टू द इफेक्ट दैट ऑन द बैंक्रप्सी ऑफ member his share would be sold to person and at a price fixed by the director। मतलब डायरेक्टर जो प्राइस फिक्स करेगा भाई, उस रेट पे मेंबर शेयर को क्या करेंगे, सेल करेंगे। फिर आगे, बोरलैंड a shareholder was adjudicated bankrupt, his trustee in bankruptcy claimed that the Borland was not bound by these provisions। Trustee's bankruptcy claimed the Borland and was not bound by the provisions and should be at a liberty to sell the share at their true value, but it was held that contracts contains in the article of association is one of the original incident of the share having been purchased on those terms and condition, it is impossible to say that those terms and condition are नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना। मतलब कि आप कंपनी के शेयर परचेज कर लोगे तो कंपनी के मेंबर बन जाओगे। ओके, अब आप कंपनी के मेंबर बन चुके हो, तो अब क्या होगा आपका, भाई आपको आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा, जो भी करना है। ठीक है ना। और एमओए के अकॉर्डिंग करना होगा, जो भी करना है। ठीक है ना। बेटा आपका एग्जाम्पल है मेंबर टू कंपनी, मतलब आप जब आप एमओए क्या करते हो, रजिस्टर्ड करा देते हो। रजिस्टर्ड कराने के बाद मेंबर टू द कंपनी कैसे लाइबल होता है एक मेंबर, उसके लिए मतलब बाइंड होता है। बाइंड कैसे होता है, जैसे कि देखो, एक ये स्टील एंड ब्रॉड लिमिटेड कंपनी है, जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्लॉज लिखा गया है कि दैट ऑन द बैंक्रप्सी ऑफ अ मेंबर, यदि कोई मेंबर बैंक्रप्ट होता है, ठीक है ना, हिज शेयर, तो वो अपना शेयर जब बेचेगा एट अ फिक्स प्राइस, मतलब डायरेक्टर के द्वारा उस शेयर का प्राइस फिक्स किया जाएगा। ठीक है। तो ये लिखा हुआ था किसके कंपनी में, स्टील एंड ब्रॉड एंड कंपनी लिमिटेड में। अब उसका एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है बोरलैंड, शेयर होल्डर वाज एडजुडिकेटेड बैंकरप्ट। वो शेयर होल्डर बैंकरप्ट हो गया। His trustee in bankruptcy claimed that he bore land was not bound by these provisions and should be at a liberty to sell the share at their true value। ठीक है ना। वो क्या है, उसकी लिबर्टी है कि शेयर को बेचे ट्रू वैल्यू पे, बट इट वाज हेल्ड दैट कंट्रैक्ट कंटेन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन वन ओरिजिनल incidents of the share having been purchased on those terms and condition, it is impossible to say। अब ये बोरलैंड ये नहीं कह सकता कि भाई हमने टर्म्स एंड कंडीशन को ऑब्जर्व नहीं किया था। भले आप जब ना करो, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, आपको पढ़ना है, पढ़कर आना है कॉन्ट्रैक्ट करने। ठीक है ना। अब आगे, मेंबर कंपनी टू द मेंबर, ये एक एग्जांपल दे रखा है। एक कंपनी है आपकी, देखो क्या कह रहा है ये, द आर्टिकल्स ऑफ ओडेसा वाटर वर्क, COM लिखा है।